हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान हियर। दोस्तों, एक ऐसी दवाई के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी इम्यूनिटी को कम करने वाली, ठीक है ना, इम्यूनिटी को कम करने वाली दवाई जिसे बोलते हैं दोस्तों एज़ाथियोप्रिम। अब एज़ाथियोप्रिम के अलावा कई सारी और भी दवाइयाँ आती हैं जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट होती हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं और ये भी एक इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन होती है। तो भाई ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि आपकी इम्यूनिटी को कम किया जाए, कि भाई आपके शरीर की इम्यूनिटी सप्रेस हो जाए, दब जाए, इसी को समझेंगे। सो देखते रहिए पूरा वीडियो। संपूर्ण जानकारी के लिए तो शुरू करते हैं। दोस्तों, एज़ाथियोप्रिम के बारे में बात करें बेसिकली हम लोग, तो ये ओरल टैबलेट्स भी इसके आते हैं और एक आईवी इंजेक्शन भी चलता है। मतलब कि आप इसको खिला भी सकते हैं और इंजेक्शन लगा सकते हैं नस के अंदर। इसके कुछ फेमस ब्रांड नेम्स हैं जिनमें से कुछ आपको मिल सकते हैं मार्केट में, जैसे कि एज़ाथियोप्रिम 50 मिलीग्राम, एज़िम्यून 50 मिलीग्राम और एज़ोरोन, एज़ोप्राइम और इम्यूजेड। ये इसके कुछ फेमस ब्रांड नेम्स हैं। ये एक्चुअल में है एक इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन। मतलब कि आपके शरीर में जब भी कोई बीमारी होती है तो आपका इम्यून सिस्टम वर्क करता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो करता क्या है बेसिकली, कि आपके शरीर में कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस जब आता है तो आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ एक्टिव हो जाते हैं और उन सेल्स को जो बाहर से आएंगे उनको नष्ट कर देते हैं। लेकिन कई बार यही हमारी एंटीबॉडीज़ हमारे ही शरीर की हेल्दी सेल्स को नष्ट करने लगती हैं। इसे बोलते हैं ऑटो इम्यून। तो जब ये ऑटो इम्यून कंडीशन बनती है तो कई सारी बीमारियां और होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस एक समस्या जो कि कभी ठीक नहीं हो पाती है। वो ठीक कब होगी? जब आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाए, क्योंकि आपका शरीर ही आपके लिए नुकसान पहुँचाता है, ठीक है ना। सो खैर, अभी जो एज़ाथियोप्रिम है इसका यूज़ कहाँ किया जाएगा? देखो, जब किसी व्यक्ति को किसी भी तरह का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, ऑर्गन इन द सेंस कि भाई व्यक्ति की किडनी ख़राब हो गई है, लिवर ख़राब हो गया है या कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है, तब उसको ट्रांसप्लांट की जाती है। बहुत महंगा पड़ता है, खर्चा वगैरह सब होता है और बहुत कॉस्टली भी है और बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होता है। तो उस टाइम पर रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी बॉडी किसी दूसरे के अंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। दूसरे के शरीर से निकली हुई किडनी को आपके शरीर में जब लगाया जाता है तो आपके शरीर के एंटीबॉडीज़ उसको फॉरेन पार्टिकल समझ के उस किडनी की तो बैंड बजा देंगे, ठीक है ना, मतलब उसको नष्ट कर देंगे। तो हमें उस दूसरी किडनी को इस शरीर के अंदर फिट करना है, तो उसको ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि वहाँ पर उसका शरीर एक्सेप्ट कर ले, ना कि उसको रिजेक्ट कर दे। तो उस कंडीशन से बचने के लिए इसको देते हैं एज़ाथियोप्रिम। इंजेक्शन लगाओ या टैबलेट खिलाओ, किडनी को एक्सेप्ट करना चाहिए शरीर। सो खैर, किडनी के उदाहरण है, कोई भी अंग हो ट्रांसप्लांट किया जाता है तो इस तरह की ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। तो पहला यूज हो गया किडनी ट्रांसप्लांट में इसका यूज़ करना है। सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस हम जानते हैं भाई, देखो ये जो जॉइंट्स होते हैं इनके बीच में कहते हैं नॉर्मली ग्रीस होता है। ग्रीस बोलते हैं एक फ्लूइड होता है जो कि हड्डियों को चिपक कर नहीं चलने देता है ना, स्मूथनेस बना कर रखता है। तो ये धीरे धीरे कम हो जाता है और फिर हड्डियाँ टकरा कर चलती हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, दर्द होता है, लेकिन जब ये समस्या बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तब इसको चलाना पड़ता है एज़ाथियोप्रिम को, ठीक है। साथ ही क्रोनिक हेपेटाइटिस। ये क्रोनिक हेपेटाइटिस में भी शरीर की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा, इम्यून रिस्पॉन्स इतना बढ़ जाता है कि फिर उसको कम करना ही पड़ता है, अदरवाइज दूसरे समस्याएं डेवलप होने लगती हैं शरीर के अंदर, दूसरे अंग खराब होने लगते हैं। इसलिए भी इसको चलाया जाता है एज़ाथियोप्रिम को। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एक कंडीशन जिसमें प्लेटलेट्स का काउंट हमारे शरीर में बढ़ जाता है। हमारे ब्लड के अंदर 3 तरह की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तीनों का नॉर्मल लेवल में होना ज़रूरी है। प्लेटलेट्स जब बढ़ जाते हैं तो वो भी सही बात नहीं होती है। तो प्लेटलेट्स बढ़ने की कंडीशन को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इस कंडीशन से बचने के लिए भी आपको एज़ाथियोप्रिम यूज़ करना पड़ता है। और जो है एक कंडीशन होती है हिमोलाइटिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, शरीर की जो सेल्स होती हैं वो टूटने लगती हैं। जो शरीर की सेल्स इन द सेंस कि ब्लड की सेल्स, शरीर की सेल्स नहीं टूटती हैं, ब्लड में मौजूद जो सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, कई बार ये बढ़ तो जाती हैं लेकिन कई बार ये टूट भी जाती हैं। टूट गई मतलब तो फिर क्या होगा, आदमी का ब्लड कम होगा, उसमें एनीमिया डेवलप होगा। ये एनीमिया ऐसा नहीं है कि आयरन की कमी से हो रहा है, ये एनीमिया ऐसा है कि हीमोलाइटिक मतलब कि टूटना,
ब्लड सेल्स जब टूटने लगेंगी आपके इम्यून सिस्टम की वजह से, तब इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन चलाना पड़ते हैं। तो इसका एक यूज़ ये भी होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया होगा तो वहाँ पर भी एज़ाथियोप्राइम की टैबलेट और इंजेक्शन चलाए जाते हैं। तो एक आम आदमी के काम की ये ड्रग नहीं है, मेडिकल स्टूडेंट है वही काम कर सकते हैं इसका, या कोई डॉक्टर है वो इसी के काम की मेडिसिन है। फिर भी ये मेडिसिन डॉक्टर के मॉनिटरिंग में लगाई जाती है, दी जाती है। ये काम कैसे करता है दोस्तों? एज़ाथियोप्राइम एक प्रकार से क्या करता है कि डीएनए सिंथेसिस को रोक देता है। हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनके अंदर डीएनए सिंथेसिस जब रुक जाता है तो उनका प्रोलिफेरेशन रुक जाता है। प्रोलिफेरेशन बोले तो उनका सेल्स का बढ़ना रुक जाता है, मतलब कि जिस तरह की जो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं उनका बनना कम हो जाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में इम्यूनो सप्रेसेंट की कंडीशन बन जाती है, इम्यूनिटी इतना काम नहीं करती है। बात करेंगे कि क्या सावधानियां रखना चाहिए। एज़ाथियोप्राइम मेडिसिन या इंजेक्शन यूज़ करते वक्त पता होना चाहिए कि महिला जो है प्रेगनेंसी कंसीव ना हो और लैक्टेशन मदर्स ना हो, बच्चे को दूध वगैरह नहीं पिलाना चाहिए उस टाइम पे। तो क्या होगा, ये मिल्क के थ्रू बच्चे तक पहुंच सकती है और नुकसान पहुंचा सकती है, या माँ के द्वारा बच्चे तक पहुंच सकती है प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो इसका खास ख्याल रखना है। और चिकन पॉक्स अगर किसी व्यक्ति को हो रहा है तब वहाँ पर इसको नहीं देना है, अदरवाइज़ वहाँ पर हमें इम्यूनिटी की ज़रूरत है। ये इम्यूनिटी को ख़त्म कर देगा तो चिकन पॉक्स की वजह से भी आदमी की जान चली जाएगी। और मजाक नहीं कर रहा हूँ, चिकन पॉक्स से आदमी की जान जाती है अगर सही समय पे इलाज ना किया जाए। एक ड्रग और दोस्तों माइक्रोफेनोलेट मोफेटिल, ये ड्रग बोन मैरो ट्रांसप्लांट के समय पे यूज़ करते हैं। तो मतलब ये भी उसी तरह से वर्क करता है, लेकिन इसके साथ में इसको नहीं दिया जाएगा। माइक्रोफेनोलेट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, डिटेल में बनाया, बहुत ही काम की वीडियो, आप वो देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो है, आपको नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, अब बात करें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की। भाई ये साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या दे सकता है? तो देखो ये जो एज़ाथियोप्राइम है ये बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देता है। जैसे कि भाई इसमें से अगर आपको प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, अगर आप इसको शुरू करेंगे तो पूरा ही प्लेटलेट्स कम हो जाता है, कई बारी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है प्लेटलेट्स का काउंट। तो फिर वहाँ पर इंजरी वगैरह से बचना पड़ता है, चोट वोट नहीं लगना चाहिए व्यक्ति को, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। एनोरेक्सिया हो सकता है, मतलब कि उसको व्यक्ति को भूख नहीं लगेगी, ठीक है ना, भूख नहीं लगेगी, साथ ही उसको मतलब कि डायरिया हो सकता है, नींद नहीं आना, ये सब हो सकता है। रेसेस हो सकता है, एलोपेशिया सबसे महत्वपूर्ण साइड इफ़ेक्ट जो कि अधिकतर देखा जाता है। गंजापन हो सकता है, ठीक है ना। ये जो दवाइयाँ हैं जो ट्रांसप्लांट में यूज़ कर रहे हैं वो भी एक प्रकार की कीमोथेरेपी ही होती हैं, ठीक है ना, कीमोथेरेपी ही कह सकते हैं अपन, क्योंकि ये थेरेपी की तरह चलती हैं और आपके शरीर को उस तरह से मेंटेन किया जाता है। तो ये गंजापन भी ला सकता है। तो कई बार बाल वगैरह झड़ जाते हैं तो एक नॉर्मल प्रक्रिया मानी जाती है। डोजेस की बात की जाए दोस्तों, डोज बहुत आसान तो नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति को किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसको आप 3 से लेकर 5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम उसकी बॉडी वेट का तो दिन भर में दे सकते हैं, डिवाइड करके डोजेस में। मतलब कि सपोज़ किसी का वेट 50 किलो है तो 5 मिलीग्राम प्रति के हिसाब से आपको उसका कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 250 मिलीग्राम निकल के आएगा। तो 250 मिलीग्राम आपको दिन भर में देना है, ठीक, चाहे वो इंजेक्शन के फॉर्म में दो चाहे टैबलेट के फॉर्म में दो। सुबह शाम डिवाइड करना, 150 125 इस तरह से डिवाइड करना। फिर एक हफ्ते बाद आप उसको कम कर सकते हैं, 1 से लेके 3 मिलीग्राम तक दे सकते हैं, 1 मिलीग्राम या 3 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से, ठीक। तो इस तरह से दे सकते हैं। 50 किलो के आदमी के लिए 3 मिलीग्राम के हिसाब से कितना लगेगा, लगभग वो 150 मिलीग्राम। तो 75 मिलीग्राम सुबह, 75 मिलीग्राम शाम को दे सकते हैं। इस तरह से इसका डोज चलता है। सो आई होप आप समझ गए होंगे एज़ाथियोप्राइम के बारे में। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।